Hello everyone, good morning. Good morning. Good morning. तो आज दो एल्गोरिदम एटलीस्ट देखेंगे हम, आरएनएन और एलएसटीएम, और अगर टाइम मिला तो ट्रांसफॉर्मर्स थोड़ा सा कवर कर लेंगे। तो हमने अभी तक देखा है एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, सीएनएन। तो एएनएन मेनली रिग्रेशन क्लासिफिकेशन टास्क के लिए यूज होता है, सीएनएन भी रिग्रेशन क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है अलॉन्ग विथ इमेज क्लासिफिकेशन। उसका मेन काम इमेज क्लासिफिकेशन का है, बट वो टेक्स्ट क्लासिफिकेशन या फिर टैबुलर डेटा का क्लासिफिकेशन भी कर सकता है। ये आपको पता है। और ऐसा भी नहीं है कि सीएनएन सिर्फ हम इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया है कि एएनएन भी इमेज क्लासिफिकेशन के लिए कर सकते हैं हम यूज, बस उसका थोड़ा सा आर्किटेक्चर आपको देखना पड़ेगा। और कभी कभी वो पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि ये एएनएन यूज करके आप इमेज क्लासिफिकेशन कैसे कर सकते हो, तो थोड़ा सा वो देख लेते हैं आप कि हम कैसे कर सकते हैं। उसका आर्किटेक्चर वो फ्लैटन लेयर करना पड़ता है, इनपुट का शेप देना पड़ता है। इनपुट का शेप कैसे दोगे फिर एग्जैक्टली पिक्सल में, और बाकी लेयर तो सेम ही रहेंगे। और अभी आरएनएन भी सेम काम करता है, मतलब आरएनएन भी आपका क्लासिफिकेशन रिग्रेशन काम करेगा, बट वो मेनली काम करता है टाइम सीरीज या फिर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन का। वो सीक्वेंस बेस्ड मॉडल है, सीक्वेंस की तरफ खास ध्यान देता है वो। तो आपको ये सवाल पूछ सकते हैं यहाँ पे कि आरएनएन और एलएसटीएम में क्या डिफरेंस है। लिख लो आप वो एक क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं लोग कि एलएसटीएम और ट्रांसफार्मर में क्या डिफरेंस है। ये दोनों डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। रिपीट कर। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरएनएन एंड एलएसटीएम? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आरएनएन और एलएसटीएम। एलएसटीएम का फुल फॉर्म है लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी बेस्ड न्यूरल नेटवर्क। ये भी काइंड ऑफ आरएनएन ही है, एलएसटीएम भी। Second question. Second question, what is difference between LSTM and transformers? ये दो क्वेश्चन यहाँ से तैयार होते हैं। चलो स्क्रीन शेयर करते हैं, एंटायर स्क्रीन। आरएनएन, आरएनएन का फुल फॉर्म क्या है? रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब आप सोच रहे होंगे कि ये नया एल्गोरिदम तैयार करने की क्या जरूरत पड़ी। तो ये मेनली एल्गोरिदम दो केसेस में यूज होता है। मैंने अभी बताया आपको कि एक तो टाइम सीरीज अगर डेटा है तो टाइम सीरीज डेटा, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, टाइम सीरीज डेटा, राइट। इस केस में भी ये हम यूज कर सकते हैं। और दूसरा टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में भी ये यूज हो सकता है। अब कैसे हो सकता है क्या नहीं हम देख लेते हैं। रिकरंट, हम न्यूरल नेटवर्क यूज कर रहे हैं, बट वो रिकरंट होगा, बार बार उसको हम यूज करेंगे अलग अलग वर्ड्स के लिए। देखेंगे अब हम कैसे यूज करते हैं। अब अभी तक हमने ये देखा था कि
जैसे कोई भी एक क्लासिफायर ले लो, ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग का टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एक एग्जांपल लेते हैं हम, और टेक्स्ट क्लासिफिकेशन में ऐसा कुछ सेंटेंस है, आई एम राजेश, आई एम एआई इंजीनियर, ऐसा कुछ सेंटेंस है। अब यहाँ पे अगर आपने TF IDF यूज किया या फिर काउंट वेक्टराइजर यूज किया तो कैसे वेक्टर मिलेगा हमें? काउंट वेक्टर यूज किया तो यहाँ पे आई एम राजेश एआई इंजीनियर ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पे ये दो दो राइट, वन, रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है, ये यहाँ पे दो दो की जगह पे वन वन आता है, यहाँ पे जीरो आता है। तो ठीक है, रियल लाइफ वाला ही कंसिडर करते हैं यहाँ पे एक, क्योंकि जीरो से शुरू करता है। तो वन वन, ये जीरो एक ही बार आया, ये एक ही बार आया और ये एक ही बार आया। तो इस टाइप का कुछ आपको वेक्टर मिलेगा, ये आपको पता है, 11 0 0 0। अब यहाँ पे सीक्वेंस प्रिजर्व नहीं हो रही है, कौन सा सेंटेंस के बाद क्या आना है, क्या आना चाहिए, इस सेंटेंस को कोई महत्व नहीं है। यहाँ पे ये पूरा अलग अलग ही बन रहा है, ये सीक्वेंस स्टोर नहीं कर रहा है, सीक्वेंस इंफॉर्मेशन डिस्कार्ड हो रही है यहाँ पे। इसका ड्रॉबैक क्या है इन मेथड्स का, कि सीक्वेंस इंफॉर्मेशन डिस्कार्डेड। तो हम एक्चुअली यहाँ पे कुछ सीक्वेंस है, कंटेक्स्ट है, यही आदमी के बारे में बोला जा रहा है, ये पता नहीं है उसको, सीक्वेंस कब या फिर कंटेक्स्ट कब खत्म हो रहा है वो भी नहीं पता है उसको। अब कंटेक्स्ट कब खत्म हो रहा है, इज विवेक एंड ही इज मशीन लर्निंग इंजीनियर, राइट। अब यहाँ पे ये कंटेक्स्ट खत्म होगा इन दो सेंटेंस का, अब ज्यादा महत्व है नहीं। अब यहाँ पे एक अलग सा कंटेक्स्ट शुरू हो रहा है। तो ये पुराने मॉडल्स हमारे जनरली ये सीक्वेंस अकाउंट में नहीं लेते, वो डिस्कार्ड कर देते हैं। ऐसा कुछ वो वेक्टर तैयार करेंगे कि वो सीक्वेंस वाइज इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, सीक्वेंस वाइज जो इंफॉर्मेशन है उसका लॉस हो जाएगा। अब जैसे एक दूसरा एग्जांपल टाइम सीरीज का दिया जाए तो आपको पता है इस टाइप, राइट, ये डेट है या फिर राइट ईयर वर्सेस सेल्स। तो ये सेल्स प्रेडिक्शन में भी पुराना डेटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये सीक्वेंस उसको याद रहना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, तब जाके वो प्रेडिक्ट कर पाएगा कि ये फ्यूचर ग्रोथ ट्रेंड है। यहाँ पे भी हमें सीक्वेंस काफी जरूरी होता है, वो कंटेक्स्ट समझना काफी जरूरी होता है पिछले सेंटेंस का। तो यहाँ पे भी सीक्वेंस इंफॉर्मेशन जरूरी होती है। अब टाइम सीरीज फोरकास्टिंग के लिए अलग मॉडल्स आते हैं हमारे, सेपरेट मॉडल्स, उनको बोलते हैं अरिमा, सरिमा, राइट। मैं कुछ वीडियो आपको दे दूंगा यूट्यूब के ही, तो आप या दो एल्गोरिदम देख लेना वहां से। बट ये टाइम सीरीज फोरकास्टिंग पूरा अलग ही डोमेन है। जैसे मैंने चार बताए थे आपको, चार स्पेशलाइजेशन, कौन कौन से स्पेशलाइजेशन बताए थे मशीन लर्निंग में? और आपकी आवाज चली गई थी, तो नेटवर्क हुआ बस। बाकी सारे लोगों के लिए आवाज चली गई थी, रिपीट करो एक बार। क्वेश्चन रिपीट कर दिया आगे से। मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने एक पढ़ाया था आपको कि चार डोमेन है यहाँ पे, राइट, चार स्पेसिफिक, हम क्या बोल सकते हैं उसको, स्पेशलाइजेशन है मशीन लर्निंग में। वो कौन से स्पेशलाइजेशन है चार? एक सर आपने डेट टाइम पे बोला था, चार स्पेशलाइजेशन डेट टाइम, सीरीज का। ये बोलो आप कि टाइम सीरीज फोरकास्टिंग एक स्पेशलाइजेशन। कंप्यूटर विजन और एनएलपी का एक
हाँ, वेरी गुड। NLP, हाँ। कंप्यूटर विजन एक है, तीसरा स्पेशलाइजेशन एनएलपी है, और चौथा स्पेशलाइजेशन रिकमेंडेशन इंजन है, रिकमेंडर सिस्टम, रिकमेंडेशन सिस्टम। ये आपका चौथा स्पेशलाइजेशन है। हम जो अभी देख रहे हैं काफी डिटेल में, वो एनएलपी देख रहे हैं। आपको खुद से कंप्यूटर विजन पढ़ना है। कंप्यूटर विजन थोड़ा सा सीएनएन हमने कवर किया है उसमें, बेस एल्गोरिदम। बाकी एल्गोरिदम्स मोर और लेस सिमिलर ही है, बस उनका आर्किटेक्चर डिफरेंट डिफरेंट है। जैसे वीजीजी यूज किया आपने, या फिर रेजनेट यूज किया, वीजीजी 16 हो गया, 19 हो गया, प्लेसेस 365 मैंने बता दिया है। सिर्फ आर्किटेक्चरल डिफरेंस है, बाकी तो हमने ये भी कवर किया है। बट हाँ, इसके अलावा भी कुछ यूज केस होते हैं, जैसे इमेज इम्पेंटिंग होती है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन होता है, वो मैंने देखने के लिए बोला था आपको, राइट। इमेज इम्पेंटिंग, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, सेगमेंटेशन, काफी जरूरी है ये भी, ये तीन करना। अगर कंप्यूटर विजन का स्पेशलाइजेशन करना है आपको, तो सीएनएन तो है ही, अलॉन्ग विद दीज प्री ट्रेन मॉडल्स, और ये काफी सारी यूज केसेस ये आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी, काफी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा ये भी। वैसे तो सिंपल है एनएलपी करना, एनएलपी स्पेशलाइजेशन, जो हम अभी हमारा शुरू भी है वैसे तो। बट हाँ, खुद की साइड से आपको टाइम सीरीज कवर करना है, थोड़ा सा बेसिक पार्ट, और रिकमेंडेशन सिस्टम कवर करना है। बट आप बोलोगे कि इनके बारे में इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे, उसका तो टेंशन मतलब। ये आप आप सोच रहे होंगे कि अरे ये तो क्लास में नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो इसका क्या होगा? तो ये सवाल भी नहीं पूछे जाते जब तक आप प्रोजेक्ट नहीं दिखाते उसके। जैसे रिकमेंडर सिस्टम का प्रोजेक्ट दिखा दिया, वहां पे भी काफी सारे ये है, और काफी कुछ के ऊपर काम भी किया है आपने। जैसे अप्यूरी एल्गोरिदम से आपने फाइंड आउट किया है कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट्स जैसे कि यूज केस है, वैसे ही रिकमेंडेशन इंजन एक प्रोजेक्ट है उसमें, रिकमेंडेशन इंजन। तो वहां पे एसवीडी वगैरह जैसे एल्गोरिदम्स यूज होंगे, मैट्रिक्स फैक्टराइजेशन होगा, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन ये एल्गोरिदम यूज होगा, और काफी सारे एल्गोरिदम, और उनका अलग सा एक सेट ऑफ इवैल्यूएशन मैट्रिक्स होता है, वो भी आप यूज करोगे। तो इनके भी मैं कुछ वीडियोस दूंगा आपको, तो देख लेना अगर कोई इंटरेस्टेड है तो। नहीं तो ये ऑप्शनल है, कंप्लीटली ऑप्शनल है, इसको बाद में देखो, अभी देखने की जरूरत नहीं है, या फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। वो वीडियो शेयर कर दीजिए, वो एक बार देख के डिसाइड कर देंगे। मैं कर दूंगा। ठीक है सर। अब हम देखते हैं आरएनएन, थोड़ा सा डिटेल एनालिसिस। ये एनएलपी का ही पार्ट है। अभी टेक्स्ट क्लासिफिकेशन हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम देखेंगे फॉरवर्ड प्रोपोगेशन कैसे होता है। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, बट ये ओवर टाइम होता है, क्योंकि टाइम को काफी महत्व है यहाँ पे, सीक्वेंस को काफी महत्व है, मतलब टाइम को काफी महत्व है। एक के बाद एक आ रहा है यहाँ पे। तो पहला भी आपको ध्यान रखना है कि पहला शब्द कौन सा था, उसके पहले का शब्द कौन सा था, उसके पहले का सेंटेंस कौन सा था। तो यहाँ पे इसीलिए हमने बोला है कि फॉरवर्ड प्रोपोगेशन ओवर टाइम, ओवर टाइम। अब यहाँ पे एक ऐसी इमेज, सॉरी, ऐसा एक न्यूरल नेटवर्क तैयार होगा। मान के चलो कि एक लेयर है, एक हिडन लेयर है ये, और यहाँ 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 से एक आउट इनपुट आ रहा है, उसको एक्साइटी, एक इनपुट जा रहा है इस हिडन, इस लेयर को। इस लेयर में काफी सारे न्यूरॉन्स है, राइट। और यहाँ पे एक फंक्शन है, आपको ये भी पता है। और फंक्शन से जो भी निकलता है वो फाइनल आपका आउटपुट होता है, वो वाई हैट होता है, ये भी पता है आपको। अब यहाँ पे क्या होगा, यही यही नेटवर्क जो है, एक सिंपल नेटवर्क जो मैंने बताया आपको, ये हर बार रिपीट होगा, ये बार बार, इसीलिए उसको रिकरंट बोलते हैं। रिकरंट मतलब यहाँ से ये उस इसका जो आउटपुट है ओटी, वो फिर से अगले या फिर इसी को फीडबैक, मतलब इसी को हम भेज देंगे फिर से, इसका ओटी, ओटी भी जाएगा, एक्सआईटी भी जाएगा, अलोंग विथ इस वेट डब्ल्यू, ये भी जाएगा फिर आगे। मतलब पिछला पिछला भी आउटपुट यहाँ पे देखो कंसिडर कर रहे हैं हम यहाँ,
ओटी, ओटी मतलब वाई हैट, आउटपुट, फाइनल आउटपुट, राइट। तो उसको फिर से भेज रहे हैं यहाँ पे। अब एक्सआईटी अब कितनी बार भेज रहे हैं, जब जितना आपका एक्सआईटी का डायमेंशन होगा। एक्सआईटी क्या है, इनपुट डायमेंशन। एक्सआईटी is the input of any number of dimension, या फिर फीचर्स बोलो, एनी नंबर ऑफ फीचर्स। अब एक डिटेल में एग्जांपल देख लेते हैं, मतलब क्या होता है ये रिकरेंट, मतलब बार बार जो भेज रहे हैं हम, इसी का कन्वर्जन में करके आपको दिखा दूंगा। कि लेट से कि अपने पास एक वेक्टर है, एक सेंटेंस है, x1 है अपने पास, वो 4 शब्द का बना के हमें x1 मिला है। x11, x12, x13 और x14, ये 4 शब्द है बस। आई एम डेटा साइंटिस्ट, वैसे 4 शब्द है यहाँ पे। 4 शब्द मतलब एक सेंटेंस। वी हैव वन सेंटेंस एंड इट हैज 4 वर्ड्स। जैसे कि ये सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, मान के चलो। अब ये सेंटिमेंट एनालिसिस करना है, तो ये इनपुट दे रहे हो आप 4 शब्द का, और आउटपुट क्या है यहाँ पे, वाई हैट है। आउटपुट इक्वल टू वाई हैट, इसका आउटपुट। ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या निगेटिव है, न्यूट्रल है, कैसा है, ये वाई हैट है अपना। अब न्यूरल नेटवर्क कैसे तैयार होगा। अब यही न्यूरल नेटवर्क 4 बार रिपीट होगा, यही सेम स्टेप 4 बार रिपीट होगी। अब 4, इसको एक्सपांड कर रहा हूं मैं ऊपर वाले को, देखो आप यहाँ पे कुछ न्यूरॉन्स है। अब 4 शब्द मतलब ये 4 बार रिपीट हो रहा है यही न्यूरल नेटवर्क। अब न्यूरॉन तो कितने भी दे सकते हैं, यहाँ पे 4 दिखाया मैंने, बट 4 वैसे 4 ही करने की जरूरत नहीं होती है, आपको पता है, कितने भी कर सकते हैं हम। बट ये 4 बार रिपीट होगा, 1 2 3 4, ये लूप 4 बार चलेगा। ये वाला लूप, ये लूप है, लूप को सिर्फ एक्सपांड किया है हमने। तो यहाँ पे क्या होगा, एट टाइम t1, t इक्वल्स टू 1 पे चलेगा ये लूप, ये टाइम इक्वल टू 2 पे चलेगा, ये टाइम इक्वल टू 3 पे चलेगा, ये टाइम इक्वल टू 4 लास्ट में चलेगा ये, और इसका कुछ आउटपुट आएगा, और ये आउटपुट आपके फंक्शन में जाएगा, एक्टिवेशन फंक्शन में। और एक्टिवेशन फंक्शन में जाने के बाद आपको मिलेगा वाई हैट। क्या हमें ये 2 स्टेप पता है। तो ये हो गया आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, रिकरेंट, राइट। तो our RNN will process this X11 one word at a time T1. Similarly, at T2, T equals to 2, it will process the second word X12. At time equals to T3, it will process the word X13. And at time T equals to 4, it will process the word X14. ये 4 शब्द 4 टाइम, अलग अलग टाइम पे उसने प्रोसेस किए। बट कहाँ पे है, यहाँ से दिखाई, यहाँ से हम उसको इनपुट देंगे x11 एट टाइम इक्वल टू t1। उसको क्या करेंगे, वेट से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वेट ऐड करेंगे यहाँ पे एक। अब इसका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, o1, बट o1 के साथ यहाँ पे और एक w1 वेट असाइन होगा उसको, राइट। अब फिर से, अब ये ओटी मतलब ये सेम इसका आउटपुट, राइट। अब इसका आउटपुट अलॉन्ग विथ इट्स वेट फिर से जाएगा इसमें, इसी में, मतलब हमने अब इसी में दिखाने की जगह हमने क्या किया, उसी को एक्सपांड किया है, तो ये जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एट टाइम t इक्वल टू 2 क्या कर रहे हैं हम, और एक इसको इनपुट दे रहे हैं अलॉन्ग विद दिस इनपुट, प्रीवियस इनपुट भी दे रहे हैं हम। देखो यहाँ पे o1 इंटू w1 प्लस ये भी इनपुट होगा। अब ये क्या होगा इनपुट, x12, सेकंड वर्ड लेंगे हम उस सेंटेंस का अलॉन्ग विद इट्स वेट, तो उसका एक आउटपुट आएगा o2। उसको और एक बार वेट असाइन करेंगे, सेम वेट। यहाँ पे भी देखो w w w w सेम वेट, एक वेट 2 वेट असाइन हुए हैं टोटल। यहाँ पे o3 w1,
और यहाँ पे फाइनली x13 O3, राइट। और यहाँ पे ये फाइनल आउटपुट है, इसलिए O4 और W11 डबल डैश करो, डबल वन करो, ये डबल वन करते हैं हम यहाँ पे। ये थोड़ा सा अलग होगा, या फिर ये ठीक है। इसको एक वेट असाइन होगा, वेट असाइन होने के बाद अब ये फंक्शन में जाएगा, फंक्शन में जाने के बाद हमें एक वाई हैट मिलेगा। तो हम अब ये बोल सकते हैं कि एट टाइम t1 फर्स्ट वर्ड x11 विल गो इनसाइड द हिडन लेयर। तो O11 या फिर O1 एक फंक्शन में जाता है और ये x11 इंटू डब्ल्यू होता है। इसका O11 बेसिकली क्या है, x11 इंटू डब्ल्यू है O1। अब सिमिलरली at time equal to 2, x12 will be passed, the same weights will be assigned to x12, that is w. Along with it we have one more input O1, right। तो अब एक और इनपुट है अपने पास, तो न्यूली असाइंड वेट W1 है। तो ये O2 का फिर फॉर्मूला क्या बनेगा, O2 कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो O2 इज अ फंक्शन ऑफ x12 इंटू डब्ल्यू प्लस O1 इंटू W1। तो प्रीवियस सीक्वेंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ रहा है, देखो ये हम यहाँ से देखने को मिलेगा आपको। अब O3 कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, एट टाइम t3 OT विल गो अगेन इन द हिडन लेयर। तो O3 का फॉर्मूला क्या होगा फिर, f ऑफ x13 इंटू डब्ल्यू प्लस O2 इंटू W1। सिमिलरली O4 का क्या होगा, x14 W प्लस O3 इंटू W1। तो ये ऐसा ऐसे करके वो आगे बढ़ता जाएगा और यहाँ पे फाइनली उसको ये मिलेगा O4। O4 क्या, O4 जो भी ये आउटपुट है वो इसमें जाएगा फंक्शन में, और फाइनल आपको तो पता है, राइट। तो ये यही न्यूरल नेटवर्क बार 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 आप क्या कर रहे हो, आप रिकरेंटली उसको भेज रहे हो और फाइनली एक आउटपुट आ रहा है, फिर उसको एक्टिवेशन फंक्शन में डाल के आगे बढ़ा रहे हो उसको। बस ये सारे हिडन लेयर में यही प्रोसेस होगा। तो एक प्रकार से हम सारे वर्ड्स, सारे सीक्वेंस, हम पूरा सीक्वेंस प्रिजर्व कर रहे हैं, डिस्कार्ड नहीं कर रहे उसको। सीक्वेंस इंफॉर्मेशन को। अब इसका बैक प्रोपगेशन कैसे होगा, सेम वे से होगा। इसका बैक प्रोपगेशन कैसे होगा, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस W11। अगर ये फाइंड आउट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेट फाइंड आउट करना है तो डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू ऑफ डेरिवेटिव ऑफ y हैट, क्योंकि यहां से जाना है राइट पीछे हमें, तो y हैट एक है अपने पास, बिकॉज W11 इज अफेक्टिंग y हैट, तो y हैट ले लिया हमने, इनटू डेरिवेटिव ऑफ y हैट डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ W11, दैट्स इट। ये ऐसे आप लॉस कैलकुलेट करेंगे। और भी पीछे जाना है तो सिमिलर वे में पीछे जा सकते हो आप, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट ऑफ डेरिवेटिव ऑफ W1। इसका अब ये निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डेरिवेटिव ऑफ लॉस विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ y हैट इनटू डेरिवेटिव ऑफ y हैट विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ O4, ये वाला O4, राइट। और इनटू डेरिवेटिव ऑफ O4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ W। चेन रूल आपको पता है ये, राइट। तो ऐसे आप क्या करोगे, ये W1 को अपडेट करोगे, मतलब इस वेट को आप अपडेट करोगे।
ये सारे वेट्स को सिमिलर वे में ऐसे ही अपडेट करते जाओगे, तो हर एक वेट फिर अब अलग अलग अपडेट होता जाएगा। और इस सारे वेट्स की वैल्यू अलग अलग भी आ सकती है, क्योंकि सब जगह पे अब ये फार्मूला चेंज हो रहा है। चेन रूल में डेरिवेटिव हम ऐड करते जाएंगे अब जैसे जैसे पीछे जाएंगे। फॉरवर्ड प्रोपोगेशन में वो सारे वेट्स एक समान हमने लगाए थे, बट अभी वो अलग अलग हो रहे हैं। अपने अपने वेट्स देखो, जैसे जैसे पीछे जाएंगे वैसे वैसे अब ये वेट्स अलग अलग होते जाएंगे। मतलब ये चेन रूल काफी लंबा बनेगा, ये आपको पता है, राइट? चेन रूल कैसे यूज होता है डेरिवेटिव और बैक प्रोपोगेशन, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए और इवेंचुअली अपना लॉस रिड्यूस करने के लिए। बट यहाँ पे दो प्रॉब्लम्स है। एक तो ये शॉर्ट मेमोरी है इसकी, तो काफी लंबी इंफॉर्मेशन वो स्टोर नहीं कर सकता। अगर आपके पास डेटा काफी ज्यादा है, कंटेक्स्ट काफी बड़ा है, तो वो भूल जाएगा। फिर पिछला जो भी आपने कहा था उसको वो भूल जाएगा, अगर सीक्वेंस काफी लंबा लंबा है तो। ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है उसमें, उतना भी बड़ा वो सीक्वेंस याद नहीं रखता। और दूसरा है कि यहाँ पे वैनिशिंग और वही एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट वाला प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपको उसका सोल्यूशन पता है कैसे क्या करना है। बट वो शॉर्ट मेमोरी वाला क्यों क्या करें, तो उसके लिए हमने और एक एल्गोरिदम बनाया, उसको बोलते हैं LSTM, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी बेस्ड। अब इसकी मेमोरी थोड़ी सी ज्यादा है LSTM की। अब बेसिकली यहाँ पे एक मेमोरी सेल होती है। मेमोरी सेल आपको मदद करती है इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और फॉरगेट भी करने के लिए, मतलब भूलने के लिए भी। अब भूलने के लिए क्यों? क्योंकि अगर वो कंटेक्स्ट सेम नहीं है तो वो भूल जाता है। जैसे माय नेम इज राजेश मोरे, आई एम डेटा साइंटिस्ट। और दूसरा सेंटेंस ये आया कि विवेक, हिज नेम इज विवेक, ही इज मशीन लर्निंग इंजीनियर। तो कंप्लीटली कंटेक्स्ट अलग है। अब कंटेक्स्ट अलग कैसे फाइंड आउट करता है वो आपको पता है। कंटेक्स्ट फाइंड आउट करने के लिए, जैसे किंग और क्वीन, आपने देखा कि ये दोनों काफी नजदीक नजदीक सेंटेंस है, तो उनका जो वेक्टर्स बनेगा, ये आपने अगर कोई भी एक प्री ट्रेन मॉडल उठाया, बर्ट है या फिर वर्ड टू वेक है, तो ये कुछ एम्बेडिंग्स असाइन करता है। और इन एम्बेडिंग्स के डिस्टेंस में ज्यादा फर्क नहीं होता, तो ये इसको समझता है कि ये सेम कंटेक्स्ट में यूज किए जाने वाले वर्ड्स है। और किंग है और पुअर है, उसको ये भी पता चलता है अब कि ये काफी डिफरेंट वर्ड्स है, तो इनका जो आरे तैयार होगा, ये रिप्रेजेंटेशन तैयार होगा, वर्ड एम्बेडिंग तैयार होगी, वो काफी डिफरेंट डिफरेंट होगी। यहाँ के वर्ड्स और यहाँ के वर्ड्स, इनमें काफी डिफरेंस होगा। सॉरी। तो इसलिए ये क्या करता है, अब इनको इसको पता होता है कि ये कंटेक्स्ट चेंज हो गया है। एक सेम कंटेक्स्ट के जो सेंटेंस है वो सिमिलर सिमिलर होते हैं, और अलग अलग कंटेक्स्ट के सेंटेंस डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। उससे उसको पता चलता है कि अब यहाँ से कंटेक्स्ट अलग हो रहा है, उसको फॉरगेट करो, अब पीछे वाला भूल जाओ। ये सब कुछ, सब मैकेनिज्म इसमें होता है, इस मेमोरी सेल में। इसको हम बोलते हैं मेमोरी सेल। इसको इनपुट आता है एक। इस टाइप ये मेमोरी सेल होती है उसकी। अब इतना सिंपल आर्किटेक्चर नहीं है अपना। एक सेकंड। अब ये वाला एकदम सिंपल आर्किटेक्चर देखा था, राइट हमने, ये एक ही सेल। तो इतना सिंपल आर्किटेक्चर नहीं है। अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक मेमोरी सेल बना रहे हैं।
अब मेमोरी सेल में 3 लेयर्स होते हैं। एक तो ये लेयर हो गया यहाँ पे, ये वाला। अब ये लेयर हमारा, इस लेयर को हम बोलते हैं फॉरगेट लेयर। अगर कंटेक्स्ट चेंज हुआ तो ये क्या करेगा, यहां से यहां वो इंफॉर्मेशन पास ही नहीं करेगा। अगर सेम कंटेक्स्ट में है तो यहां से यहां इंफॉर्मेशन पास करके वो आगे आगे लेके जाएगा। प्रीवियस सेल स्टेट, प्रीवियस हिडन स्टेट, और इनपुट डेटा। इनपुट डेटा यहां से आ रहा है, यहां से इनपुट डेटा आ रहा है एक्स टी, और ये फॉरगेट सेल में जा रहा है। पहले फॉरगेट सेल में जाने के बाद अगर ये कंटेक्स्ट सेम है दो सेंटेंस का तो आगे चला जाएगा यहां से। इसको बोलते हैं हम मल्टीप्लीकेशन, पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन, राइट। यहाँ पे दिया है पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन होके वो आगे चला जाएगा। अब पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है, जैसे कि हमारे पास देखो, अब ये 2 मैट्रिक्स है मेरे पास, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, और उसको एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 1 1 0 0 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अब। तो इसका जवाब क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 2 3। अब इस ये 0 0 बन जाएगा, ये 0 ये 0। तो कंटेक्स्ट को भूल गया आप, ये आगे का सेम मतलब कुछ कंटेक्स्ट है, रिलेटेड वर्ड से ये। अब यहाँ पे 0 0 मतलब कोई रिलेशन नहीं है इन दोनों सेंट। अब ये और आगे फिर ये 6 देगा, तो आगे फिर से वो सीक्वेंस बनाएगा, और यहाँ से यहाँ तक ये भूल जाएगा फिर। तो मेनली बेसिकली ये क्या कर रहा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, ये जो लिखा था ऐसे करके, वो पूरा फॉरगेट लेयर ही इसलिए है कि फॉरगेट लेयर मतलब अगर आगे के सेंटेंस और पीछे के सेंटेंस कुछ है और उनमें कुछ रिलेशनशिप नहीं है, कंटेक्स्ट ही नहीं है सेम कंटेक्स्ट, तो ये क्या करेगा, फॉरगेट करेगा 0 0 ऐड करके और फिर आगे चला जाएगा। ये इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन वाला, ये मल्टीप्लिकेशन हो रहा है यहाँ पे। एक प्री एग्जिस्टिंग उसके पास कुछ दो दो अपने पास ये होंगे, राइट। उनके 2 वेक्टर्स होंगे, इन 2 वेक्टर्स का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे कुछ ऐसा आएगा। तो ऐसा आने के बाद वो देखता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होने के बाद कि ये काम का है कि नहीं, या फिर इसको फॉरगेट करना है या याद रखना है, यहाँ पे ये डिसाइड होता है। अगर न्यू इन्फॉर्मेशन है तो हम इसको आगे भेजते हैं, अगर नई इन्फॉर्मेशन है तो उसको आप देखो यहाँ से ये पॉइंट वाइज एडिशन, तो नई इन्फॉर्मेशन मिली, ऐड करो, चलो उसको ऐड करते करते हम आगे जाते हैं। अब ये हमारा इनपुट लेयर है, इनपुट सेल है, ये फर्स्ट को। अब आप बोल सकते हो कि इसको अब उससे भी पहले इसका ऑपरेशन मैं बताता हूँ, फिर इसका, फिर इसका। फॉरगेट सेल, अब फॉरगेट सेल में होता क्या है एग्जैक्टली तो फॉरगेट सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, यहाँ पे ये मल्टीप्लीकेशन, राइट। यहाँ पे जो जा रहा है वो एफ ऑफ टी जा रहा है, इसको जो प्रोवाइड हो रहा है वो। यहाँ पे एक एक्टिवेशन फंक्शन है अपने पास, और यहाँ पे एक्स टी एज ए इनपुट जा रहा है इसको, along with its weight w at time h t minus 1। तो अब ये एफ ऑफ टी जो बनेगा अपना, एफ ऑफ टी, उसका एक फॉर्मूला होता है यहाँ पे, वो क्या बनेगा, ये फंक्शन ऑफ एफ ऑफ सिग्मा डब्ल्यू एफ इंटू एच टी माइनस 1 इंटू एक्स टी प्लस बी एफ। अब ये क्या है, बेसिकली एम एक्स प्लस सी है अपना, बट सिम अगर एम एक्स प्लस सी उस इसमें दिखाना है आपको तो कैसे दिखाओगे आप इसको, तो डब्ल्यू टी माइनस 1 इंटू
डब्ल्यू टी, ये बेसिकली क्या है, डब्ल्यू एफ, डब्ल्यू टी माइनस वन इंटू डब्ल्यू टी इंटू एम, मतलब ये वेट्स है, एस टी माइनस वन इंटू एक्स ऑफ टी, ये आपका इनपुट है, प्लस बायस टर्म ऐड किया आपने बी एफ, ये बायस टर्म है, तो यहाँ पे एम एक्स प्लस सी है। और पहले तो डेटा इसमें जाता है, फॉरगेट सेल में आपके जाता है। अब ये मतलब इस इंफॉर्मेशन और प्रीवियस इंफॉर्मेशन, इस ये इंफॉर्मेशन करंट इंफॉर्मेशन एक्स टी और प्रीवियस इंफॉर्मेशन ये प्रीवियस एच टी माइनस वन, मतलब ये एक्स टी माइनस वन है बेसिकली, कुछ नहीं आ रहा। तो ये टी माइनस वन मतलब पिछला सेंटेंस और ये सेंटेंस, पिछला वेट और ये वेट करंट वेट, तो ये सेम है क्या, पिछला वेट और ये वेट, उसमें कुछ कंटेक्स्ट है क्या? अगर कंटेक्स्ट नहीं है, आपको पता है ऑपरेशन क्या हो रहा है, वो आगे नहीं भेजेगा, फिर जीरो जीरो करके आगे भेजेगा, या फिर जीरो जीरो करके आगे भेजेगा आगे, यहाँ पे आगे आगे वाला है, देखो यहाँ पे, यहाँ से आगे जाएगा वो, बट वो कंटेक्स्ट भूल के जाएगा अब, राइट। तो ये है आपका इनपुट, ये सॉरी फॉरगेट सेल, क्या फॉरगेट करना है उसको, क्या भूलना है और क्या याद रखना है, अब इसमें पता, मतलब इसके थ्रू आप कर सकते हो, इस फर्स्ट कंपोनेंट के थ्रू। दूसरा कंपोनेंट है, उसको बोलते हैं हम इनपुट लेयर, ये फॉरगेट लेयर है। अब दूसरा एक कंपोनेंट होता है, उसको हम इनपुट लेयर बोलते हैं। इनपुट या फिर इनपुट गेट बोलो, लेयर बोलो, इनपुट गेट। ये पिछला जो आ रहा है वो एस टी माइनस वन आ रहा है, यहाँ पे tan h हम बना रहे हैं, और यहाँ पे एक्स टी है, और ये यहाँ पे आगे जा रहा है, राइट, यही है ना, tan h सिग्मा आगे जा रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका भी, और आगे जा रहा है उसके एडिशन हो रही है, और ये है अपना सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन, ये वाला सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन। अब यहाँ पे फॉर्मूला कैसे तैयार होगा, ये जो यहाँ पे आउटपुट जा रहा है सी टी यहाँ से, तो इसका सी टी इक्वल टू ये होगा tan h इंटू डब्ल्यू, ये वेट उसका, इंटू एच टी माइनस वन कॉमा एच सॉरी एक्स टी प्लस बी। उसको सफिक्स लगाना है तो सी लगा लो, क्योंकि यहाँ पे सी और सी कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब ये इनपुट दे रहे हैं, मतलब वी आर, अब ये आगे जाके प्लस हो रहा है, राइट। अब यहाँ पे फिर हो रहा है वी आर एडिंग द इंफॉर्मेशन टू मेमोरी सेल, यहाँ पे इंफॉर्मेशन एडिशन हो रही है, वी आर एडिंग इंफॉर्मेशन टू मेमोरी सेल। यहाँ पे क्या ऑपरेशन हो रहा है, अब आप बोलोगे कि ये पूरा याद रखना जरूरी है क्या, बिल्कुल भी नहीं, आप सब भूल गए तो भी चलेगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि इट हैज अ मेमोरी सेल, पहला सेंटेंस याद रखना है, विच कंसिस्ट ऑफ थ्री सब कंपोनेंट्स। पहला कंपोनेंट्स विल बी फॉरगेट गेट,
it will try to forget, it will forget if there is no context between two sentences. If there is context between two sentences, it will try to pass this information to the next cell. अब नेक्स्ट सेल कौन सा है, नेक्स्ट गेट कौन सा है, तो ये है आपका इनपुट गेट. अब इनपुट गेट में वो एक इंफॉर्मेशन आ रही है, राइट, वो इंफॉर्मेशन आ रही है, दो एक्टिवेशन फंक्शंस थ्रू जा रही है वो इंफॉर्मेशन, उसका एडिशन हो रहा है यहाँ पे. तो ये वी आर इन दिस वी आर एडिंग द इंफॉर्मेशन टू मेमोरी सेल. बस इतना ही आपको बोलना है कि इन सेकंड कंपोनेंट इनपुट गेट वी आर एडिंग द इंफॉर्मेशन. पहले बार आप फॉरगेट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन इरेलेवेंट है तो कंटेक्स्ट नहीं है उसको, तो उसके बाद आप नई इंफॉर्मेशन ऐड कर रहे हो उसमें, और फाइनल आता है आपका आउटपुट लेयर. आउटपुट लेयर कुछ इस टाइप होता है. यहाँ पे ओटी होगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे tan h होगा, यहाँ पे एक आउटपुट निकलेगा, वो CT निकलेगा फाइनल आउटपुट अलॉन्ग विद दिस HT. तो फिर से OT का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे सिग्मा ऑफ W0 ए वेट ST-1 HXT प्लस B बीटा, ये फॉर्मूला होगा. और HT का क्या होगा, इसका HT0 का OT, ये OT इनटू tan ऑफ CT. तो ये पहली बार मिला था हमें tan CT, इस tan ऑफ, फिर से वो CT निकालेंगे हम, तो आउटपुट लेयर मिल जाएगा हमें. आउटपुट लेयर का सॉरी ये फाइनल आउटपुट मिल जाएगा हमें इस वाले लेयर से जाने के बाद. ये डिफरेंट गेट है. वही यही है ये. अब ये यहाँ से जो इनपुट आ रहा है वो tan h में जा रहा है, एक एक्टिवेशन फंक्शन में जा रहा है, ये वाला. tan h से जाने के बाद ये इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ से जो आ रहा है xt और HT-1 सिग्मा फंक्शन में जा रहा है, उसका आउटपुट जो भी निकल के आ रहा है, इसका आउटपुट प्लस ये यहाँ पे जो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हो गई है ऑलरेडी, इसका एक array मिल जाएगा हमें, एक मैट्रिक्स मिल जाएगा, मैट्रिक्स मिल जाएगा. तो मैट्रिक्स फिर हम tan h फंक्शन में डालेंगे, और यहाँ से जो भी आ रहा है उसको भी एक सिग्मोइड फंक्शन में डालेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे. तो यहाँ पे आप देखोगे न्यू हिडन स्टेट आ गई आपने, और यहाँ पे न्यू सेल स्टेट आ गया ऊपर से, प्रीवियस सेल स्टेट, अब यहाँ पे न्यू सेल स्टेट. अब फिर से ये इंफॉर्मेशन बार बार इसी में से जाएगी, जो हमने वो, बाकी तो सेम ही है. जैसा हम बार बार यहाँ पे देखो, ये एक्सपांड करने के बाद ऐसा दिख रहा था, तो सेम ये इसकी जगह पे हमने अब ये देखा है, ये वाला सेल, और ये बार बार रिपीट होगा, प्रीवियस सेल स्टेट. अब नाम सिर्फ यहाँ पे थोड़े से हेवी है, बट आपको इतना ही याद रखना है कि इसके 3 कंपोनेंट्स, एक तो फॉरगेट है, एक इनपुट है, और एक आउटपुट है. आउटपुट कैसे आ रहा है, तो आउटपुट इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ, आउटपुट में क्या है, पॉइंट वाइज मल्टीप्लिकेशन हो रहा है. यहाँ से जो भी ये दो इनपुट आ रहे हैं, प्रीवियस हिडन स्टेट और इनपुट डेटा, और यहाँ पे प्रीवियस सेल स्टेट जो भी आ रही है, उनका ये मल्टीप्लिकेशन होगा. न्यू हिडन स्टेट आ रही है, न्यू सेल स्टेट आ रही है, फिर से ये रिपीट होगा. ये अब आगे वाली लेयर के लिए ये प्रीवियस सेल स्टेट होगी ये वाली, और ये प्रीवियस हिडन स्टेट होगा. और इनपुट जो भी होगा, ये इनपुट तो हर बार चेंज होता है, इनपुट अब दूसरा शब्द होगा. यहाँ पे x1 है तो आगे जाके x2 हो जाएगा, बस उतना ही डिफरेंस होगा. देखो फर्स्ट स्टेप क्या है इन द प्रोसेस इज फॉरगेट गेट. हियर वी विल डिसाइड which bits of the cell state are useful given both the previous hidden state and new input data.
To do this, the previous hidden state and the new input data are fed into a neural network. मतलब hidden previous state मतलब पहला word, पिछला word, और new word, new input, new word, fed into the neural network. This neural network will generate a vector where each element is in the interval 0 to 1. 0 to 1 क्यों? क्योंकि हम हर बार सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. सिग्मोइड एक्टिवेशन फंक्शन के कारण 0 to 1 में वो वेरी करेगा. दिस नेटवर्क within the forget gate is trained so that it outputs close to 0 when a component of the input is deemed irrelevant. तो irrelevant अगर है तो वो ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, नहीं तो closer to 1 हो जाएगा, which is when relevant. वो हमने देखा है अभी एक एग्जांपल में, राइट. It is useful to think of each element of this vector as a sort of filter, kind of filter ही है, which allows more information through as the values gets closer to 1. These outputted values are then sent up and pointwise multiplied with the previous cell state. This pointwise multiplication means that components of the cell state which have been deemed irrelevant by the forget gate network will be multiplied by a number of numbers close to 0 and thus will have a less influence on the following steps. हमने एग्जांपल से वही यही देखा है. तो ये क्या कर रहा है? The forget gate decides which pieces of the long term memory should now be forgotten, have less weights, given the previous hidden state and the new data point in the sequence. किसको भूल जाना है, किसको नहीं भूल जाना, अब यहाँ पे वो डिसाइड होता है. दूसरी स्टेप में क्या हो रहा है यहाँ पे? नेक्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स न्यू मेमोरी नेटवर्क एंड द इनपुट गेट. न्यू मेमोरी नेटवर्क और इनपुट गेट. द goal of this step is to determine what new information should be added to the network's cell state. तो इस सेल स्टेट में कौन सी नई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है हमें? Given the previous hidden state and the new input data. Given the previous hidden state and new input data. अब यहाँ पे जा रहा है इस सेकंड वाली लेयर में. Both the new memory network and the input gate are neural networks in themselves, and both takes the same inputs and previous hidden state and the new input data. It is worth noting that the input here are actually the same as the input to the forget gate. इनपुट तो सेम होंगे इसमें भी प्रीवियस हिडन लेयर स्टेट, मतलब प्रीवियस हिडन लेयर का जो भी आउटपुट है वो नया इनपुट, ये दोनों कंबाइन होके जा रहे हैं यहाँ पे. बट एक ऊपर से एक आ रहा है यहाँ पे फॉरगेट गेट वाला आउटपुट. It is worth noting that the input here are actually as same as the input to the forget gates. The new memory network is TANH activated neural network which has learned how to combine the previous hidden state and new input data to generate a new memory update vector. New memory update vector, ये उस पुराने वाले वेक्टर को सिर्फ अपडेट कर रहा है, अगर कुछ नया इंफॉर्मेशन है तो ऐड कर रहा है. ये This vector essentially contains information from new input data given the context from the previous hidden state. Previous hidden state क्या कर रही है? उसको एक context दे रही है बस, मतलब previous word hidden state word क्या कर रहा है? उसको एक context दे रहा है. This vector tells us how much to update each component of the long-term memory of the network given the new data. Note that we use TANH because its values are -1 to 1, lies in -1 to 1. TANH का जो भी आउटपुट होता है हमें पता है -1 to 1 में वेरी होता है. So can be negative. The possibility of negative values here is necessary if we wish to reduce the impact of the component in the cell state. However, in part 1 above, where we generate a new memory vector, there is a big problem. It doesn't actually check if the new input data is even worth remembering. This is where input gate comes in. The input gate is a sigmoid activated network which act as a filter
identifying which component of the new memory vector are worth retaining. This network will output a vector of value 0, 1, allowing it to act as a filter through pointwise multiplication. Similarly to what we saw in the forget gate, an output near 0 is telling us we don't want to update that element of the cell state. और तीसरा है पॉइंट यहाँ पे, द आउटपुट ऑफ पार्ट 1 and 2 आर पॉइंट वाइज मल्टीप्लाइड. अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, ये दो का. Point wise multiplied, this causes the magnitude of new information we decided on it part 2 to be regulated and set to 0 if need be. The resulting combined vector is then added to the cell state, resulting in the long memory of the network being updated. और finally output gate में क्या हो रहा है, we are deciding new hidden state. To decide this, we will now use three things: the newly updated cell state and previously hidden cell state and the new input data. बस इतना ही याद रखना है आपको, बाकी नहीं. तो बेसिकली अब अगर कोई डिफरेंस पूछेगा तो इसी के अराउंड आपको बोलना है. एक तो मेमोरी टर्म्स में, ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है. यहाँ पे ठीक है, और एक बार यहाँ से एक बार देख लेते हैं हम. यहाँ पे भी डिफरेंस है. आर्किटेक्चर देखो, यहाँ पे सेम आर्किटेक्चर सब जगह है. फॉरगेट गेट है यहाँ पे, पहला तो फॉरगेट गेट, फिर बाद में इनपुट गेट, द एडिशन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द स्टेट. अब पहले क्या होगा, कंटेक्स्ट सेम नहीं है तो वो ड्रॉप करेगा, कंटेक्स्ट सेम है तो वो आगे इंफॉर्मेशन पास करेगा. इंफॉर्मेशन दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल इन द सेल स्टेट इज रिमूव्ड विद द फॉरगेट गेट. बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं. फार्मूला कुछ नहीं, बाकी सिर्फ एक सेंटेंस इतना. अगर कंटेक्स्ट सेम है तो इंफॉर्मेशन आगे पास करेगा, इंफॉर्मेशन यूजफुल नहीं है तो फॉरगेट करेगा. दैट्स व्हाई द नेम फॉरगेट गेट. वन सेंटेंस याद रहेगा आपको. इनपुट गेट का ही एक सेंटेंस याद रखना है, द एडिशन ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन टू द सेल स्टेट इज डन बाय इनपुट गेट. इंटरव्यूअर को भी अगर बोलना है तो वर्किंग बोला आपने, वर्किंग कैसी है उसने पूछा आपको, तो बोलना है कि उसमें एक मेमोरी सेल होता है, उसमें 3 कंपोनेंट होते हैं, एक फॉरगेट गेट, एक इनपुट गेट, एक आउटपुट गेट. इनपुट फॉरगेट गेट का काम है इंफॉर्मेशन अगर सेम कंटेक्स्ट में है तो आगे लेके जाना, नहीं तो फॉरगेट भूल जाना उसको. राइट. इनपुट गेट का काम है कि एडिशनल अगर कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन आई है नई, x12 अगर मुझे एक नया इंफॉर्मेशन दे रहा है, राइट. यहाँ पे हमने देखा था x12 कहाँ गया, ये वाला प्रीवियस इंफॉर्मेशन x11 थी, एक नाउ इंफॉर्मेशन x12 है. अब x12 ऐड इंफॉर्मेशन कुछ ऐड कर रहा है क्या, अगर कर रहा है तो मैं तो इनपुट मतलब हम इस इंफॉर्मेशन को ऐड करेंगे, दैट्स इट. और फिर एक आउटपुट गेट होगा. द टास्क ऑफ एक्सट्रैक्टिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द करंट स्टेट टू बी प्रेजेंटेड एज आउटपुट डन बाय द आउटपुट गेट. बस ये सिंपल आर्टिकल है. और LSTM और RNN में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे मेमोरी बेस्ड एक डिफरेंस है सबसे इंपॉर्टेंट. एज अ स्पेशल मेमोरी यूनिट होता है यहाँ पे मेमोरी यूनिट ही नहीं होता है, सीधा इनपुट आप हिडन लेयर को पास करते हो. as a special memory unit that allows it to learn long-term dependencies in sequential data. Directionality can be trained to process sequential data in both forward and backward direction by
LSTM बोलते हैं हम। वो दोनों सीक्वेंस याद रखता है, आगे आगे से पीछे, पीछे से आगे। तो यहाँ पे सिर्फ एक डायरेक्शन में काम करता ही है RNN। अब ट्रेनिंग में इट इज डिफिकल्ट टू ट्रेन देन RNN। हाँ, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है, इसमें काफी सारे गेट्स है, 3 गेट है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं था RNN में। फिर है लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी लर्निंग। हाँ, लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसी, अगर सेम ही कंटेक्स्ट काफी लंबा चल रहा है तो वो याद रखेगा, बट ये याद नहीं रखेगा, ये भूल जाएगा। एबिलिटी टू लर्न सिक्वेंशियल डेटा। हाँ, दोनों में सिक्वेंशियल डेटा लर्न करने की एबिलिटी है। और उसके एप्लीकेशंस सिमिलर है। मशीन ट्रांसलेशन, मेनली मशीन ट्रांसलेशन में यूज होता है, स्पीच रिकॉग्निशन में यूज होता है, टेक्स्ट समराइजेशन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग, इनमें ये यूज होता है। और यहाँ पे देखा जाए तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मशीन ट्रांसलेशन, स्पीच रिकॉग्निशन, इमेज प्रोसेसिंग, वीडियो प्रोसेसिंग में RNN यूज होता है। एडवांटेजेस क्या है? लॉन्ग टर्म डिपेंडेंसीज कैन बी कैप्चर्ड बाय LSTM नेटवर्क। In traditional RNN, there is a problem of vanishing and exploding gradient when model are trained over long sequence। तो अगर एक ही सीक्वेंस बहुत लंबा मिला हमें, तो वहां पे वैनिशिंग एक्सप्लोडिंग प्रॉब्लम आ सकता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वो रिकॉल और फॉरगेट इन्फॉर्म मैकेनिज्म पे काम करता है ये LSTM। तो इसलिए ये प्रॉब्लम नहीं आता वैनिशिंग और एक्सप्लोडिंग वाला। वैनिश नहीं होता, कितना भी लंबा सीक्वेंस क्यों ना हो। यहाँ पे ये रिकॉल वो कर सकता है, या फिर इंफॉर्मेशन नेसेसरी नहीं है तो फॉरगेट भी कर सकता है। LSTM enables the model to capture and remember the important context even when there is a significant time gap between relevant events in the sequence. So where understanding context is important, LSTM used। Disadvantage क्या है? LSTM are more computationally more expensive. Training can be time consuming. Hard to parallelize the word processing the sentences। sequential manner में करता है तो parallelize नहीं कर सकते बस इसको हम। बट आप इसके ऊपर रिसर्च करके उसको पैरेललाइज भी कर पाओगे। उसके लिए अलग सा एक अपडेट करना पड़ेगा आपको इसी में। आपको अगर बहुत हाई लेवल रिसर्च करनी है, डिटेल रिसर्च करनी है, तो इस टाइप आप काम कर सकते हो, राइट? कि एक आध एल्गोरिदम उठाओ, उसका ड्रॉबैक देखो और उसके ऊपर काम करने लगो, तो आप खुद का एल्गोरिदम एक तैयार कर पाओगे। एप्लीकेशन ऑफ LSTM ये तो पता है। LSTM का एप्लीकेशन हमने देखो, इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। LSTM कैन बी यूज्ड टू डिटेक्ट एनोमलीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एनोमली डिटेक्शन में कैसे कैसे कर सकते हो आप एनोमली डिटेक्शन? इससे तो हमारे पास एक टाइम टाइम स्टैम्प होता है। टाइम स्टैम्प एक कॉलम, ये टाइम सीरीज डेटा है। अब टाइम स्टैम्प कॉलम में हर 10 मिनट बाद मेरे पास एक रीडिंग आ रही है। 10 बजे, 10:10 पे AM, 10:20 पे AM, तो ऐसे। और यहाँ पे कुछ सेंसर्स है, V1, V2, V3, V4 ऐसे करके।
अब ये टाइम सीरीज डेटा है मेरे पास, तो ये सीक्वेंस काफी जरूरी होता है कि ये याद रखना। पिछले 1 घंटे में मशीन कैसे चली है, उसको एनालाइज करके वो प्रिडिक्ट करता है बेसिकली कि एनोमली है कि नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे एनोमली है, इस यहाँ पे आ गई है, ये इस वाले में आ गई है, यहाँ पे आ गई है, कहाँ पे एग्जैक्ट एनोमली आ गई है। तो ये प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में भी ये काम करेगा, ये एल्गोरिदम एलएसटीएम। तो ये क्या करता है, एनोमली डिटेक्ट करता है बेसिकली। एनोमली डिटेक्ट के लिए कुछ एल्गोरिदम्स हमने पढ़े थे, कौन कौन से थे, किसी को याद है? टाइम सीरीज के ही थे ज्यादातर, मतलब। एनोमली डिटेक्शन के लिए हमने 2 एल्गोरिदम देखे थे। भूल गए इतनी जल्दी? एल्गोरिदम तो भूलना ही नहीं चाहिए, एक बार वर्किंग भूल गए तो मैं समझ सकता हूँ, ये तो बड़ा कंसर्निंग है। फिर अगर आप एल्गोरिदम ही भूल भूल रहे हो तो इसका मतलब आप कुछ रिवाइज ही नहीं कर रहे हो। एक हम सर एक हाँ, केएनएन था उसमें। कौन सा? केएनएन ANN? केएनएन ANN नहीं था, नियरेस्ट नेबर देख रहे थे हम, देखे थे। आउटलायर डिटेक्शन के लिए नहीं था KNN, यस ग्रुप के लिए होता। आउटलायर के लिए मैं बोल रहा, एनोमली क्या होती है, आउटलायर होता है। आउटलायर होते हैं। आउटलायर के लिए कौन सा एल्गोरिदम पढ़ा है मैंने? सपोर्ट वेक्टर मशीन। नहीं, आउटलायर के लिए नहीं होगा वो। वीआईएफ यूज किया था हमने। स्पेसिफिकली आउटलायर नहीं बोला था मैंने। हाँ, सपोर्ट वेक्टर से कर सकते हो, आप देख सकते हो। एक तो पढ़ाया था मैंने आइसोलेशन फॉरेस्ट, और आपको बोला था मैंने लोकल आउटलायर फैक्टर देख लेना एक बार, ये सेम सिमिलर इम्प्लीमेंटेशन है। इसके अलावा पाई कैरेट लाइब्रेरी भी मैंने बोली थी आपको, ये भी चेक करने के लिए। लोकल आउटलायर फैक्टर और आइसोलेशन फॉरेस्ट, राइट, आउटलायर डिटेक्शन। और ये नोटबुक भी हमने देखी थी, उसमें ये रीजन देखा था, आउटलायर का रीजन, एनोमली डिटेक्शन कैसे डिटेक्ट करता है, स्कोर कैसे कैलकुलेट होता है, एनोमली स्कोर है ये, राइट, ये सब कुछ देखा था। तो इसलिए प्रैक्टिस किया करो, ऐसे नोटबुक किया करो उसके ऊपर, तब जाके वो याद रहेगा एटलीस्ट एल्गोरिदम का नाम। नहीं तो इतना कुछ है, 1 साल में हमने इतना कुछ पढ़ा है, तो अगर भूल गए तो फिर मतलब ही नहीं रहा। चलो RNN का अब इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं हम। अब अपने पास एक टाइम सीरीज का डेटा है, यहाँ पे टाइम सीरीज डेटा, डेट है उसमें, फिर ओपन, हाई, लो, क्लोज, एडजेसेंट, क्लोज, वॉल्यूम, ये कुछ कॉलम्स है। अब ये कॉलम्स और ये डेटा हमारा कुछ स्टॉक रिलेटेड है। एक कोई स्टॉक है AAPL नाम की कंपनी का, और उसका डेटा है हमारे पास। नाउ वी विल बी प्रेडिक्टिंग द क्लोजिंग प्राइजेस। क्लोज प्राइस जो है वो प्रिडिक्ट करना चाहते हैं हम। तो अपने पास ओपन, हाई, लो, ये सब कुछ है, ये वैल्यूज है अपने पास।
तो प्राइसेस इक्वल टू डीएफ ऑफ क्लोज प्राइसेस। ट्रेन और टेस्ट में हम डेटा को डिवाइड कर रहे हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट 5000 प्राइसेस फॉर ट्रेनिंग और रिमेनिंग फॉर टेस्टिंग डेटा। प्राइसेस डॉट हेड अगर किया आपने तो देखो एक एक ही सिर्फ क्लोज, मतलब इसका सॉरी ये नहीं है। अब ये जो क्लोज प्राइस डिटेक्ट कर रहे हैं हम उसी के सीक्वेंस थ्रू कर रहे हैं, इसी की सीक्वेंस है ये सेम सीक्वेंस, प्रीवियस सीक्वेंस। अब ये 3 सीक्वेंस उसको पता है 3 दिन की, तो ये चौथी दिन की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगा। ये डिपेंडेंट इनके ऊपर नहीं रहेगा, ओपन हाई लो एडजेसेंट क्लोज वॉल्यूम इसके इनके ऊपर नहीं। सिर्फ यहाँ पे हमारे पास 2 ही है, ये एक डेट है और ये दूसरा एक क्लोजिंग प्राइस है। बस 2 ही वेरिएबल्स है अपने पास, डेट वर्सेस क्लोजिंग प्राइस। और क्लोजिंग प्राइस ही हम डिटेक्ट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे y वेरिएबल हमारा यही है और x वेरिएबल भी यही है। इसी के पुराने रिकॉर्ड चेक करेंगे, पुराने रिकॉर्ड्स कल कितना था, परसों कितना था, और फिर अब कल टुमारो कितना होगा इसका वैल्यू, ये हम देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए 2 सफिशिएंट है। अब सीक्वेंस कैसा है, जैसे कि यहाँ पे देखो सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7, अगर ये कुछ सीक्वेंस है मेरे पास, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक विंडो साइज तैयार करते हैं। विंडो साइज, तो विंडो साइज ऑफ 3 अगर तैयार की मैंने, तो ये क्या होगा, ये 1 2 3 ये इनपुट में चला जाएगा एज एक्स वेरिएबल वो काम करेंगे 3 पहले वैल्यू, और चौथी वैल्यू वाई वेरिएबल प्रेडिक्ट करेगा, हमारा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेगा हमारा एल्गोरिथम। वैसे ही दूसरे केस में फिर 2 3 4 हम लेंगे और 5वीं को प्रेडिक्ट करेंगे 5th वैल्यू को। वैसे ही 3 4 5 से 6th वैल्यू को और 4 5 6 से 7th वैल्यू को प्रेडिक्ट करेंगे। इस टाइप हमें ये पता है अब कि पिछला जो भी है, जो ये सीक्वेंस है उसके थ्रू आगे की कोई भी वैल्यू हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि ईमेल राइटिंग में भी आप देखते हो, थैंक्स एंड लिखा तो ऑटोमेटिकली वो रिगार्ड्स आता है, तो इसका मतलब वो इसी में वो चौथी वैल्यू मतलब दूसरी वैल्यू प्रेडिक्ट कर रहा है। पहली वैल्यू दी आपने थैंक्स एंड लिखा, दूसरा वर्ड लिखा एंड, तो तीसरा ऑटोमेटिकली आपको शो कर रहा है कि आप ये लिखो, तो टैब प्रेस किया तो अपने आप वो शब्द आ जाएगा। सेम वे में यहाँ पे काम कर रहा है। तो यहाँ पे एक विंडो साइज में इसलिए उसको डिवाइड करना पड़ता है अपने डेटा को, कि अब ये 50-50 की विंडो साइज लिखी है। यहाँ पे कितनी थी विंडो साइज, तो यहाँ पे 3 की थी, 1 2 3 3 की विंडो साइज थी। अब ये यहाँ पे 50 की विंडो साइज कर रहे हैं हम। इनिशियलाइज द लिस्ट्स एंड सेट द विंडो साइज। अब विंडो साइज सेट किया तो वी मस्ट एंड एट द ट्रेन विंडो टू अवॉइड द विंडो साइज गोइंग पास्ट द एंड। तो इसलिए लेंथ ऑफ ट्रेनिंग साइज माइनस विंडो साइज हम कर रहे हैं यहाँ पे। फिर एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन में वो वही अपेंड करते जा रहे हैं। ऐसे ये वाला डेटा तैयार करना है अब इस टाइप हमें, तो इसलिए ये कोड है। अब ये कोड लिखा आपने तो एक सॉफ्ट 0 किया पहला रिकॉर्ड, तो पहला रिकॉर्ड में आप देखोगे कि 50 वैल्यू है और वो 51th वैल्यू प्रेडिक्ट करेगा। तो वाई ट्रेन क्या होगा, वाई ट्रेन ऑफ इसका 0, तो ये 51th वैल्यू है। अब ये 50 वैल्यू है टोटल। ये 1 2 3 4 ऐसा अगर गिनेंगे आप, तो ये 50 की विंडो साइज बनाई आपने और ये 51th वैल्यू वाई ट्रेन दे दी, तो ये इनपुट होगा, ये 50 और ये आउटपुट होगा, राइट। तो इस टाइप सीक्वेंस 1 2 3 और ये 4 एज फिर आउटपुट होगा आपका। तो सिमिलर वे में ऐसे अगर ये ऐसे एक बार डेटा सेट तैयार किया तो बाकी फिर सिंपल है। ट्रेनिंग डेटा आपको ऐसे तैयार करना पड़ेगा, इस टाइप में नहीं होगा। आप तैयार करोगे हो फिर बाद में तो सिंपल है, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन अलग अलग करना, एक्स ट्रेन का रीशेप करना लेंथ 50 एंड 1 में। तो क्यों करना है, इट इज वर्थ एक्सप्लोरिंग व्हाई RNN रिक्वायर्स 3 डायमेंशनल इनपुट।
एटलीस्ट देयर इम्प्लीमेंटेशन केराज, हो सकता है कि पाइटॉर्च में थोड़ा सा अलग इम्प्लीमेंटेशन हो, बट केराज में इस टाइप आपको चेंज करना पड़ेगा। रीशेपिंग एक्सट्रेन टू प्रॉपर 3D array में चेंज करना पड़ेगा आपको, रीशेप करना है इसको। केस ऑफ स्टॉक प्रेडिक्शन, at each time step there is only one data point, the stock price. However, consider RNN learning to generate a sequence of movement up, down, right, left. Each step has 4 values, 1 or 0 for each direction. For example, right might be represented as 0010. If there are 5000 items in the training set and each had a sequence length of 10 movements, the shape of the data would be 5000 into 10 into 4. इस टाइप वो आपको 3 डायमेंशनल एक कार्य मिलेगा। Similarly, in the text generation, that is character by character based, each time step has at least 26 different values of zeros or ones, indicating letter of the alphabet. Often additional characters include punctuation or spaces. This idea will iterate upon more later. ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिक्वेंशियल केरा से सिक्वेंशियल मॉडल इंपोर्ट किया, फंक्शन या फिर क्लास बोलो, और उसमें उसके बाद हमने फ्रॉम केराज लेयर्स इंपोर्ट सिंपल आरएनएन और डेंस। सिंपल आरएनएन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपने अब देखा कि मॉडल डॉट ऐड, यहाँ पे मॉडल कैसे तैयार कर रहे हैं, सिक्वेंशियल तो है ही अपना मॉडल, सिंपल आरएनएन यूज करके 10 न्यूरॉन्स हैविंग इनपुट शेप 50,1, आपको पता है इनपुट शेप 10 न्यूरॉन्स एंड प्रोसेस 50 into 1 सीक्वेंसेस। और उसमें एक एडिशनल लेयर बना दिया आपने, आउटपुट लेयर। आउटपुट लेयर सिर्फ एक ही होगा, एक ही वैल्यू प्रेडिक्ट करनी है, उसके लिए एक न्यूरॉन सफिशिएंट है। एक्टिवेशन फंक्शन लीनियर यूज किया क्योंकि वो कंटिन्यूअस वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है हमें। और फिर लॉस एमएससी क्योंकि कंटिन्यूअस वैल्यू है यहाँ पे, तो काइंड ऑफ ए रिग्रेशन काइंड ऑफ टास्क है। और ऑप्टिमाइजर एडम यूज करके मैट्रिक्स मीन एब्सोल्यूट एरर कर दिया आपने और मॉडल को फिट कर दिया। फिटिंग करने के बाद आप प्रेडिक्ट कर पाओगे अब इसको। और अलग अलग थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉडल भी आप इस टाइप तैयार कर सकते हो, हैविंग मल्टीपल आरएनएन लेयर्स। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है। और सिमिलरली एलएसटीएम आप ऐसे तैयार करोगे, सिक्वेंशियल ऐड एलएसटीएम करोगे सिर्फ, वहां पे सिंपल आरएनएन किया था, यहाँ पे एलएसटीएम करोगे, तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी बेस्ड मॉडल तैयार हो जाएगा आपका। और यही प्रेफर करते हैं हम जनरली, आरएनएन आजकल कोई ज़्यादा यूज़ नहीं करता, हम जनरली एलएसटीएम यूज़ करते हैं क्योंकि वो एडवांस है। तो देखो यहाँ पे सिमिलर स्ट्रक्चर तो सिमिलर होगा, बस यहाँ पे एलएसटीएम हम लिखेंगे, एलएसटीएम लेयर। और एलएसटीएम को इंपोर्ट भी करना पड़ेगा इस वाले क्लास को। तो इस वाला क्लास कौन सा है, ये गेट मेनली ये मेमोरी सेल इंपोर्ट कर रहे हैं हम, हैविंग इनपुट शेप, रिटर्न सीक्वेंस, राइट, सब कुछ ऐड करके हम यहाँ पे फिर बाद में एक डेंस लेयर्स कुछ ऐड कर रहे हैं एलएसटीएम लेयर के बाद। ये ऑप्शनल है, करना है तो करो, जनरली हम डेंस लेयर ऐड करते हैं बाद में नॉर्मल लेयर्स। उसके बाद वो कंपाइलर फिट होगा। अब आप क्या करोगे, सेम डेटा सेट लो, यही डेटा सेट यहाँ पे है क्या, ये डेटा, हाँ है, डेटा सेट लो और एलएसटीएम और आरएनएन दोनों फिट करो, और दोनों में आप दोनों मॉडल्स कंपेयर करो कि कौन से मॉडल का रिजल्ट अच्छा है। इसमें सेम डेटा ले लो याहू फाइनेंस से, इसकी CSV इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा डाउनलोड हो जाएगा, इस यहाँ पे है अवेलेबल याहू फाइनेंशियल्स में। बस आपको 2 कॉलम उठाने हैं, ये डेट और ये क्लोजिंग प्राइस, कौन सी भी प्राइस उठाओ, ओपनिंग प्राइस उठाओ, क्लोजिंग प्राइस, कौन से भी एक कॉलम के ऊपर
आप प्रेडिक्ट कर सकते हो सीक्वेंस, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ प्री प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग थोड़ी सी अलग है, आपको पता है। आप प्रोसेसिंग में 2 स्टेप्स लेंगे आप। प्रोसेसिंग में एक तो पहला स्टेप की विंडो साइज तैयार करेंगे, एक विंडो तैयार करेंगे, राइट। और दूसरा, आप अगर इनपुट शेप 3 डायमेंशनल नहीं है तो 3 डायमेंशनल तैयार करेंगे, बस। ये 2 इनपुट प्रोसेसिंग स्टेप्स आपको पता होनी चाहिए। बाकी तो कुछ खास है नहीं इसमें। इम्प्लीमेंटेशन काफी सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये 2 प्रोसेसिंग के बाद। और ये 2 प्रोसेसिंग का कोड भी ऐसे ही मिलेगा डायरेक्टली आपको, बस इसको कॉपी पेस्ट करो। तो ये समझ में आना चाहिए कि ये 50 आप सेट कर सकते हो। कितना विंडो बनाना है वो आपके ऊपर है इसका। तो जितना ज्यादा डेटा लोगे उतना अच्छा विंडो बनेगा आपका। ऑप्टिमम साइज का रखो, 50, 60, 70, जैसे आपका डेटा है उस हिसाब से। और उसको फिर थोड़ा सा ट्विक कर सकते हो बेस्ड ऑन योर एक्यूरेसी स्कोर। एक्यूरेसी कम आ रही है तो थोड़ा सा ट्विक करो इसको। चलो ये सिंपल है, राइट। उस हिसाब से CNN थोड़ा सा डिफिकल्ट था, बट LSTM और RNN दोनों काफी सिंपल है। उसका मैथ याद रखने की नहीं। हाँ, हाँ विवेक। इसमें हम बाकी कॉलम यूज नहीं करते क्या? क्या सिर्फ एक ही कॉलम को प्रेडिक्ट करेंगे हम? हाँ हाँ, जनरली ये एल्गोरिदम इसी के लिए यूज होता है। और मतलब बाकी के लिए सीक्वेंस नहीं होता प्रेडिक्ट है करेंगे वैसे ऐसा। तो। LSTM आप देखोगे, बाकी भी कॉलम्स ऐड कर सकते हो, ये ये पूरे। और फिर इसको प्रेडिक्ट कर सकते हो, हाँ कर सकते हो, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड है। 1 मिनट, हम देखते हैं उसका भी एग्जाम्पल। हाँ ऋषिकेश, बोल। हाँ हाँ बोल ऋषिकेश। हाँ हाँ, अरे वा, बर बर बर. कोणत्या कंपनीत झालं सिलेक्शन? मी क्लासमध्ये आहे रे सध्या. हा, होईलच माझं 10 मिनिटात. अच्छा अच्छा, बर 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 बर, चालेल चालेल. नाही, मी करतो थोड्या वेळात हवं तर, किंवा एक 15-20 मिनिटात. ठीक आहे ठीक आहे ठीक आहे, बोलू आपण. हम्म. हो हो हो, चालेल चालेल, ओके. चलो, पिछले बैच का और एक कैंडिडेट प्लेस हो गया है, डेटा एनालिस्ट. चलो, हम क्या देख रहे थे, आर्यन. तो वैसे आपके जैसे 4-5 लोग की कंटिन्यू करते थे, वो 5 लोग प्लेस हो गए हैं. और उसकी मेन वर्किंग हमने देखी कि वो सीक्वेंस डेटा में यूज होता है, बट आप इसको क्लासिफिकेशन पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हो. सारे एल्गोरिदम सारे पर्पस के लिए यूज कर सकते हो बेसिकली आप. अब ऐसा नहीं है कि CNN सिर्फ इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है. CNN सिर्फ टेक्स्ट, मतलब टैबुलर डेटा या टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है. ऐसा नहीं है, सिर्फ आपको लेयर बनाने आने चाहिए. IMDb डेटा सेट, लेबल एग्जाम्पल. अब ये टेक्स्ट है और उसका लेबल 1 है. बिल्ड द मॉडल, ठीक है. केराज टेक्स्ट वेक्टराइजर, एनकोडर की एनकोडिंग की आपने, वोकैबुलरी, ओरिजिनल टेक्स्ट डिकोडेड, ठीक है. आउटपुट. अभी LSTM यूज किया आपने. LSTM में एम्बेडिंग लेयर एक ऐड कर दिया यहीं पे. बाय डायरेक्शनल आप कर रहे हो LSTM यूज. डायमेंशनल, फिर लेयर डेंस, और फिर डेंस लेयर्स ऐड कर दिया आपने. उसके बाद फिर तो यहाँ पे भी देखो LSTM भी ऐड किया उन्होंने और इसमें ऐड किया.
टेक्स्ट क्लासिफाई कर रहे हैं वो लोग, तो प्रीवियस जो कंटेक्स्ट होता है उसको भी वो याद रखता है। इसका ये एडेड एडवांटेज है। तो आपको ये सारे एल्गोरिदम थोड़ा सा चेक करने चाहिए जब आप प्रोडक्शन के लिए कोई भी एक एल्गोरिदम यूज करते हो। तो इस टाइप भी आप एक आध मॉडल बना सकते हो। जैसे मैंने बोला है आपको एक एक्सरसाइज दी थी मैंने, राइट, सेंटिमेंट एनालिसिस की। तो सेंटिमेंट एनालिसिस में भी आप ये यूज कर सकते हो, इस टाइप आर्किटेक्चर। मैं ये भी आर्टिकल आपको भेज दूंगा। तो सारे एल्गोरिदम्स आप हम सब पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, बट आपको ये समझना जरूरी है कि उसके अंडर वर्किंग कैसी है। एप्लीकेशन एप्लीकेशन में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, बट बेसिकली वर्क कैसे कर रहा है, और फिर आपको ये समझ में आएगा कि मैं इसको कहाँ कहाँ फिट कर सकता हूँ। इस टाइप आर्किटेक्चर में कौन कौन से प्रॉब्लम स्टेटमेंट में यूज कर सकता हूँ, तो ये जरूरी होता है इसमें। सिर्फ अब एक बार वर्किंग पता चल गई तो आप फिर आपको ये पता समझ में आएगा कि हाँ यार, ये अब ये जो डेटा आया है मेरे पास वो सीक्वेंशियल डेटा है, मतलब सीक्वेंस का काफी यहाँ पे महत्व है। ये टाइम सीरीज डेटा है, यहाँ पे भी सीक्वेंस का काफी महत्व है। यहाँ पे शफल करना नहीं है हमें डेटा को, जो हम जनरली शफल कर देते हैं ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में, वो शफलिंग नहीं की जाती कभी भी टाइम सीरीज डेटा में, क्योंकि डेट को काफी महत्व होता है। तो रीशफल नहीं करते हम डेटा, तो ये याद रखना जरूरी है। तो ये आराम से पढ़ के, राइट, हर एक स्टेप में क्यों ले रहा हूँ, ये क्यों जरूरी है, ये पैरामीटर में ऐड कर रहा हूँ तो ये क्या पैरामीटर है, क्यों ऐड कर रहा हूँ, हर एक चीज के ऊपर आपको ध्यान देना है। उसका आउटपुट देखना है हेड करके। अब 5 से नहीं पता चल रहा है तो 20 कर दो, यहाँ पे 20 रोज देखो, लास्ट के 20 रोज देखो, फिर आगे की स्टेप्स लो। बहुत काफी क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ता है हर एक, मतलब जब भी आप सॉल्यूशन बिल्ड करते हो उसके लिए। और उसके लिए काफी सफिशिएंट टाइम भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन में वो मांग लेते हैं। तो सफिशिएंट टाइम मिलता है, 1 से 1.5 महीना मिलता है आपको आराम से। अब आपको यही मैं एक एक्सरसाइज दूंगा, पाइटॉर्च में कम करना है, पाइटॉर्च इम्प्लीमेंटेशन ऑफ RNN। हमने केरास में देखा है इम्प्लीमेंटेशन, आपको पाइटॉर्च में सेम इम्प्लीमेंटेशन करना है 4 एल्गोरिदम्स का, ANN, CNN और RNN, एटलीस्ट RNN, ANN, CNN, RNN, बस तीनों एल्गोरिदम का आपको पाइटॉर्च की मदद से इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क होगा। टेंसर्स क्या होते हैं, टेंसर फ्लो, टेंसर क्यों बोलते हैं, टेंसर मतलब, अभी क्यूरियोसिटी भी होनी चाहिए आपको कि टेंसर फ्लो क्यों है। टेंसर मतलब ये वाले, राइट, क्या हो गया इसको। ठीक है, चलो छोड़ो। तो टेंसर फ्लो का मतलब क्या होता है,
मेरा आवाज आ रहा है? आवाज आ रहा है सर। हाँ हाँ। तो टेंसर फ्लो का मतलब कि जैसे कि ये टेंसर्स है, एक वन, ये टू, ये थ्री, फिर आगे टेंसर एक दो है, और इसका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, फिर इसका और यहाँ पे आगे का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो टेंसर है बट वो फ्लो हो रहा है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन करते करते हम आगे जा रहे हैं, तो उस वजह से इसको टेंसर फ्लो नाम दिया गया है। टेंसर का टेंसर्स, टेंसर्स मतलब मैट्रिक्स अपने। तो हाउ टू क्रिएट अ टेंसर, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ टू क्रिएट टेंसर, तो टेंसर कैसे क्रिएट करते हैं आप? तो टॉर्च डॉट टेंसर डेटा, ये डेटा है, 2 डायमेंशनल डेटा है, इससे आप टॉर्च टेंसर क्रिएट कर रहे हो, तो टेंसर टॉर्च डॉट टेंसर ऑफ डेटा। अब ये पाईटॉर्च नई लाइब्रेरी है, अभी तक हमने टेंसर फ्लो और केरास देखी है, बट आजकल जो लोग यूज कर रहे हो पाईटॉर्च भी कर रहे हैं यूज। यहाँ पे भी काफी काफी उनका कम्युनिटी सपोर्ट है इस लाइब्रेरी को भी। सिमिलर टॉर्च और पाईटॉर्च अलग है क्या, एक ही? कौन सी? पाईटॉर्च और टॉर्च अलग है क्या? पाई टॉर्च और टॉर्च एक ही है। एक ही है। पाई टॉर्च, यहाँ पे सिर्फ इन्होंने टॉर्च लिखा है, इंपोर्ट टॉर्च, तो पिप इंस्टॉल टॉर्च करना पड़ता है हमें, पिप इंस्टॉल पाई टॉर्च नहीं होता है। फिर यहाँ पे जैसे टेंसर फ्लो में आप करते हो टी एफ डॉट टेंसर, तो यहाँ पे सिर्फ क्या करोगे आप, टॉर्च डॉट टेंसर करना पड़ता है। नमपाई आरे से करना है तो टॉर्च डॉट फ्रॉम नमपाई आरे कर लो। कुछ रैंडम करना है तो रैंड लाइक करो, यहाँ पे ऐसा लिखो। शेप ऐड करना है तो शेप कैसे ऐड कर सकते हो, ये पूरा बेसिक से लिखा है। टेंसर फ्लो में भी दिखेगा आपको इस टाइप, ये पूरा बेसिक से वो भी समझा रहे हैं वो लोग भी, कि टेंसर क्या होता है, कैसे ऑपरेशंस होते हैं, टेंसर टू कुडा कैसे किस टाइप जाता है। वो कुडा मतलब जीपीयू, एक कुडा डिवाइस किट तैयार की है एनवीडिया वालों ने, उसको नाम दिया है कुडा उन्होंने, एनवीडिया वालों ने। तो कुडा टू कूड़ा मतलब ये होता है कि आप जीपीयू के ऊपर लोड कर रहे हो उस मॉडल को, जो भी आपने बनाया है वो जीपीयू इनेबल्ड है। अब आपकी मशीन का जीपीयू यूज करना शुरू करेगा वो कोड, वैसे जनरल कोड नहीं यूज करते जीपीयू, वो सीपीयू के ऊपर ही बेस्ड रहते हैं। तो आपको ये थोड़ा सा देख लेना है कि हम हाउ टू अपलोड। तो चलो एक मैं एक्सरसाइज देता हूँ आपको। आपको एक डेमो प्रिपेयर करना है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन का। नेम्ड एंटिटी recognition using GPU enabled, लिख लो और ग्रुप में डालो, सबको ये कंपलसरी है। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन यूजिंग GPU enabled स्पेसी मॉडल्स। अब यहाँ पे स्पेसी मॉडल्स यूज करने हैं आपको नॉर्मल मॉडल नहीं यूज करना। नेम्ड एंटिटी रिकॉग्निशन क्या होता है क्या नहीं, उस वहां से आपको शुरुआत करनी है। वो डेटा लेना है, कोई भी एक डेटा ले लो और मुझे एक डेमो दे दो। अब डेमो आप दोगे अगले सैटरडे को उसका। अब जो 3 लोगों को बोला है मैंने डेमो देने के लिए, वो लोग तैयार करेंगे डेमो। और ठीक है, इसका डेमो विवेक आप देना, और बाकी का सिर्फ मैं बाकी लोगों का मैं असाइनमेंट चेक करूंगा इसका। ठीक और है, डेमो ये नेक्स्ट सैटरडे देना। सैटरडे। ओके सर। और बाकी लोग, कोई डाउट है तो पूछो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ में नहीं आ रहा है तो पूछो। जैसे स्ट्रीमलीट क्या है क्या नहीं है, वो पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा, मुझे पूछने की जरूरत नहीं है आपको। वैसे एक रेडियो लाइब्रेरी है उस वैसे ही एक रेडियो लाइब्रेरी, वो भी क्विक डिप्लॉयमेंट के लिए काम आती है। थोड़ा सा यूआई करके प्रिपेयर करके आप एटलीस्ट आपका कस्टमर को या फिर आपके मैनेजर को दिखा सकते हो कि इस टाइप मैंने कुछ बनाया है। तो ये जो क्विक डेमो देना है सामने वाले को, वो तो कोड नहीं कोई चेक करता बैठता, ठीक है। अब कोड दिखाओगे, ऐसा करोगे तो वो नहीं काम करेगा आपका स्ट्रैटेजी। कोडिंग नहीं, वो लोग कंसर्न नहीं करते क्या कर रहे हैं आप, क्या कितना कोड लिख रहे हो। आपको सिर्फ ये दिखाना है कि वो काम कैसे कर रहा है आपका एप्लीकेशन।
आपको आप एप्लीकेशन डेवलपर हो, राइट? तो ये इंस्टेंट आपको अगर कुछ यूआई टाइप क्रिएट करना है तो ये लाइब्रेरीज है, जैसे स्ट्रीमलीट है, फास्ट एपीआई तो ऑलरेडी आपने काम किया है फास्ट और फ्लास्क पे, राइट? अगर नहीं किसी ने किया तो जोमेटो वाला प्रोजेक्ट कर लो, वो पहले करना है आपको। काफी जरूरी है वो फास्ट एपीआई और फ्लास्क आना। और उसके बाद अब ये जो सिंपल है वैसे वो स्ट्रीमलीट हो गया, ये ग्रेडियो हो गया, तो आप एक एक दिन में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। आपके प्रोजेक्ट इंटीग्रेट करो, 2-3 घंटे का काम है, और करके मुझे हमें सबको दिखा दो, कोई भी एक अच्छा प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके। ठीक है, 3 को 3 एक्सरसाइज दिए हमने, और विवेक को फिर से हम सर वो ग्रेडियो का मतलब कोलैब पे क्या तो चलता है ना, कहाँ जैसे कहाँ पे हम असाइनमेंट करे थे वैसे। कहीं कहीं पे भी करो। अब ये आपको मैं इनेबल कर रहा हूँ ये पढ़ने के लिए। अब ये ग्रेडियो का जो आपको असाइनमेंट दिया है वो इसका क्विक स्टार्ट गाइड है, डॉक्यूमेंटेशन है, ये पढ़ना है आपको और इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे लिखा है उन्होंने कि कैसे कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, कि ये क्या है, कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, पिप इंस्टॉल ग्रेडियो करके इम्प्लीमेंट करेंगे। फर्स्ट डेमो देना है तो ये सिंपल डेमो तैयार कर सकते हो आप, और फिर उसके बाद आपकी यूज केस के ऊपर इसको अप्लाई कर सकते हो। इसका काफी सिंपल एक यूआई तैयार होता है। और कौन सा भी एप्लीकेशन तैयार करो, फिर आप चैटबॉट करो, कोई कोई भी करो यूज। आपका रिग्रेशन हो गया, क्लासिफिकेशन टास्क है, इमेज क्लासिफिकेशन का टास्क है, कोई भी एक यूज करो आप। और ये कोलैब में भी होता है, आपके लोकल जुपिटर लैब में भी होता है, कहीं पे भी करो। चलो, बाकी लोग थोड़ा सा रिसर्च करो और वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दो। और फिर अगले लेक्चर में हम ट्रांसफॉर्मर्स देखेंगे, हाउ ट्रांसफॉर्मर वर्क्स। उससे पहले मैं आपको ये आर्टिकल भी भेजता हूँ, ये आर्टिकल पढ़ के आना है आपको अगले लेक्चर में। चलिए, और उसके बाद जनरेटिव एआई, डीप लर्निंग आज खत्म हो गई अपनी, मतलब ट्रेडिशनल डीप लर्निंग। अभी भी डीप लर्निंग ही शुरू है। वैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ट्रांसफॉर्मर्स, वो सारे न्यूरल नेटवर्क ही है एक प्रकार के, मतलब न्यूरल नेट्स ही है। बट वो ट्रेडिशनल जिसको हम मशीन डीप लर्निंग बोलते हैं वो खत्म हो गई है हमारी। अब एडवांस शुरू हो गया पार्ट, जो कि शायद ही कोई क्लास लेता है, बट हमें कवर करना है। अब धीरे धीरे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज देता जाऊंगा आगे से, वो कंप्लीट करते हुए आपको प्रोसीड करना है। अब ज़्यादा एक्सरसाइज के ऊपर ध्यान होगा हमारा, पढ़ाने के साइड काफ़ी कम होगा ध्यान। अब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, आप इनेबल हो चुके हो कि पढ़ना क्या है आगे, वो पढ़ के आपको आना है, फिर हम सिर्फ डिस्कस करेंगे उस कंसेप्ट को। मैंने आपको उतना इनेबल किया है। चलिए, फिर मिलते हैं हम वीकडेज में भी, और जल्दी से ख़त्म करेंगे हमारा सिलेबस इस वीक में। जनरली यही वीक टारगेट करते हैं हम, 15 से 17 तारीख लास्ट होगी हमारी। और उसके बाद अगर होगा तो प्रोजेक्ट्स होंगे, और इंडिविजुअली फिर गाइडेंस होगा, रिज्यूमे प्रिपरेशन और वो सब कुछ। चलो, फिर मिलते हैं हम ट्यूसडे रात को 9:30 बजे। चलो, थैंक यू गाइज, बाय। थैंक यू सर, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।